सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाला ये हमारा वीडियो है और इसमें हम अप्रैल महीने के दूसरे वाले हफ्ते का दूसरा वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से किसकी तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया? तो आंसर होगा एम्बर ब्रैकन। तो इस फोटो का टाइटल है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। एक्चुअली में कनाडा का ये स्कूल हुआ करता था कमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल, लेकिन यहाँ पे 215 बच्चे दुर्व्यवहार के कारण मर जाते हैं। तो इनकी याद में एक क्रॉस बना करके उन बच्चों के कपड़ों को टांग दिया जाता है और यही वो पिक्चर है जिसे 2022 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मिला है। और इसे किसने खींचा है? कनाडा की ही एक महिला है जिनका नाम है एम्बर ब्रैकन, उन्होंने। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रतियोगिता के 67 ईयर के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एक ऐसी तस्वीर को चुना गया जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है। तो फोटो का टाइटल मैंने आपको बताया कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, और इसको किसने खींचा है? एम्बर ब्रैकन ने, जिनको मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। बाकी चिली के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं मारियो मार्सेल। अभी 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बनने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं गिलबर्ट होंगबो। और अमेरिकी गणितज्ञ हैं ये डेनिस पार्नेल सुलिवन। अभी इन्होंने ही एबेल पुरस्कार 2022 को जीता था, तो इनके नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में वर्ष 2018 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए गए? तो आंसर होगा 4। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने 2 पुरस्कार दिए। एक तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और दूसरा है ललित कला अकादमी पुरस्कार। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर भी 2 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक है फेलोशिप पुरस्कार, ये इसका सर्वोच्च सम्मान होता है, और दूसरा कहा जाता है संगीत नाटक पुरस्कार। और इसी तरह से यहाँ पर भी है, एक है फेलोशिप पुरस्कार और दूसरा है ललित कला पुरस्कार। तो संगीत कला अकादमी में बात करोगे तो जो फेलोशिप पुरस्कार है 4 जनों को दिया गया, जबकि संगीत नाटक पुरस्कार 40 को दिया गया। उसी तरह से ललित कला अकादमी पुरस्कारों में बात करोगे तो यहाँ पे जो फेलोशिप पुरस्कार है वो 3 जनों को दिया गया और ललित कला पुरस्कार 20 जनों को दिया गया। अच्छा मुझे बताओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? बताया था मैंने आपको 24 भाषाओं में। 22 तो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी हो गया और एक राजस्थानी भाषा हो गया। हिंदी में अभी मिला था दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए, और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को। आप बता दो कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। और अभी 56वां और 57वां 56 नंबर का और 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? साथ में ये भी बताओ 31वां सरस्वती सम्मान अभी किसे दिया गया? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य की कांगड़ चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग मिलेगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की है ये कांगड़ चाय, जिसको अभी जल्द ही यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलने वाला है। तो ये टैग इस कांगड़ चाय को यूरोपियन मार्केट में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। वैसे भारत में इस कांगड़ चाय को 2005 में ही जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में, और पहला जीआई टैग मिला था सन 2004 में दार्जिलिंग टी को, पश्चिम बंगाल की है। अभी हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल, लाहौल के बने हुए मोजे और दस्तानों को भी जीआई टैग मिला था, और कश्मीरी कालीन को क्यूआर कोड आधारित जीआई टैग अभी मिला था। उसी तरह महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला, और असम का जो जुडिमा राइस वाइन है उसको जीआई टैग मिला था। ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला। किससे बनती है? जुडिमा चावल से बनती है। दिमासा समुदाय के लोगों के द्वारा इसको बनाया जाता है। राजस्थान की सोजत मेहंदी को मिला, नागालैंड की ककड़ी को मिला अभी, और पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है ये अनुभवी गायिका की याद में स्थापित किया गया है, आप जानते ही हो, जिनका भी फरवरी 2022 में निधन हो गया। और अब से ये पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है। लता जी से भी आप ध्यान रख लो,
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिला था कब? सन 2001 में। इसके अलावा भारत के अलावा भी किसी और देश का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिल चुका है। किसका? फ्रांस का, जिसको कहते हैं लीजन द ऑनर अवार्ड। बाकी आप जानते ही हो, मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया जा रहा है इनके नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय। बाकी मुझे बताओ, संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया? मेघालय के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उनको। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला? नारायण प्रधान को। और 31वां सरस्वती सम्मान 2021 के लिए मिला है रामदरस मिश्रा को, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। पूरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्या है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा हैदराबाद और मुंबई। तो अभी यूनाइटेड नेशन के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों शहरों ने शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और उसे बनाए रखने के लिए ये सम्मान प्राप्त किया है। आपको याद होगा पिछले साल 2020 में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था, और इस बार दो शहरों को, मुंबई और हैदराबाद को। याद रहेगा ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा फाल्गुनी नायर को। तो नायका की CEO है ये फाल्गुनी नायर, जिन्हें 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। और अब वे 9 जून 2022 को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अच्छा, इनके अलावा लार्सन एंड टुब्रो के जो ग्रुप चेयरमैन हैं AM नाइक, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी फाल्गुनी नायर से आपको याद होगा हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची आई थी। उसमें भारतीयों में टॉप पे यही थी फाल्गुनी नायर, जो कि पूरे विश्व में 10वें स्थान पे रही। और फाल्गुनी नायर से फाल्गुनी शाह का नाम आपको याद आएगा। अभी ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में भारतीय अमेरिकी गायिका हैं फाल्गुनी शाह। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। और चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया आरिफा जोहरी को, मुंबई की पत्रकार हैं। 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को। और 31वां जीडी बिरला पुरस्कार मिला नारायण प्रधान को। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल को शामिल किया, और उसने ये घोषणा की कि वह पहले जो 10,000 खरीदार होंगे इसके, उनमें से प्रत्येक को 5,500 की सब्सिडी देगी। और इसमें यात्री और कार्गो ई साइकिल दोनों शामिल होंगे, जिनकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से कम होगी। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं आपको बता दूं, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन में टॉप स्टेट कौन सा रहा था? तो उत्तर प्रदेश। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? गुजरात की केवड़िया। ये वही केवड़िया है जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगी। सरदार पटेल जी की स्टैच्यू है ये, साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, जिसके वास्तुकार कौन है? रामवी सुतार। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला? गुरुग्राम में। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुलता है? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। याद रखना ये। बढ़ते आगे। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ शकुंतला नाम से अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो आंसर होगा पिक्सेल। तो भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ पहला व्यावसायिक उपग्रह, जिसका नाम है शकुंतला, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यह हाई रेजोल्यूशन वाले हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरों में से एक को, तो अब ये लॉन्च हो गया। उसके लॉन्च होने के कुछ ही हफ्तों में शकुंतला सूचनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर देगी, और हमारे ग्रह पर प्राकृतिक गैस रिसाव, वनों की कटाई, बर्फ के पिघलने, प्रदूषण और फसल की गुणवत्ता में गिरावट जैसे अदृश्य परिवर्तनों को उजागर करना शुरू कर देगा। नाम याद रखना, इसका नाम शकुंतला। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया? स्पेस एक्स के फॉल्कन 9। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। और ये जो स्पेस एक्स का जो ये रॉकेट है फॉल्कन 9, इसके नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, 143 सैटेलाइट्स को एक साथ ले जाने का रिकॉर्ड। बढ़ते आगे।
चलिए बताइए, अप्रैल 2022 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? AX-1 यानी कि एक्सियोम मिशन 1। ये पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, इसे नासा ने लॉन्च किया है। और इसमें कौन सा रॉकेट यूज हुआ? फॉल्कन 9, जो कि एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का है। और इस मिशन को लीड किया किसने? माइकल लेपेज ने। ये यूएस के पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म का नाम, द चैलेंज, ये रशियन फिल्म थी। और भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च होगा, कौन सा, क्या नाम है उसका? गगनयान मिशन, इसरो लॉन्च करेगा। चलो बताओ, नासा जो है किस वर्ष तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सेवानिवृत्त कर देगा, रिटायर्ड कर देगा? तो आंसर होगा 2031 तक। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। ये 12 अप्रैल 1961 को गए थे, इसीलिए तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को हम 12 अप्रैल को ही मनाते हैं। वैसे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अभी कौन बनी? शिरीषा बांदला। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्पेस टूरिस्ट कौन बनेंगे? केरल के संतोष जॉर्ज। याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है, जिसका उद्देश्य क्या है? हजारों विकलांगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। और इस पॉलीसेंट्रिक घुटने का क्या नाम दिया गया? कदम। आईआईटी मद्रास से याद आएगा, अभी इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर भी बनाया था, जिसका नाम रखा था नियो बोल्ट। और आईआईटी कानपुर से आपको याद आएगा, एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल इसने बनाया है। और आईआईटी कानपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया। और आईआईटी रोपड़ की अगर बात करते हैं, तो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया, जिसका नाम रखा था यू ब्रीथ लाइफ। और आईआईटी दिल्ली की अगर बात करें, तो दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया था, जिसका नाम था नासो 95। और आईआईटी से ही एक और प्रश्न बन जाएगा कि भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में हुए थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर होगा 3। तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने टोटल तो 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 तो गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं, 3 ब्रोंज हैं। अब ये 3 गोल्ड किसने जीते? गोविंद साहनी ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने 54 किलोग्राम कैटेगरी में, और सुमित ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मार्च महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा बाबर आजम ने। पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, जिन्होंने अभी मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया है। और शायद आपको याद भी हो कि पिछले साल 2021 में अप्रैल में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था बाबर आजम को। और इस बार भी हम क्या देख रहे हैं? मार्च महीने के लिए इनको चुना गया। तो आप क्या कह सकते हो कि 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? बाबर आजम। ये तो पुरुषों की बात हो गई। अगर आपसे पूछे मार्च महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ऑस्ट्रेलिया की रेचल हेंस को। अच्छा, ये तो मार्च महीने की बात कर ली। इससे पहले का रिवीजन करते हैं। जैसे कि जनवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को। और महिलाओं में चुना गया था इंग्लैंड की कप्तान जो है हीथर नाइट को। फरवरी में पुरुषों में चुने गए थे श्रेयस अय्यर, और महिलाओं में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर अमेलिया। और अभी मार्च में हमने देखा पुरुषों में तो पाकिस्तान के बाबर आजम, महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की रेचल हेंस। पढ़ते आगे। चलिए बताइए, ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। याद रखना, चार्ल्स लेक्लर्क ये फेरारी के ड्राइवर हैं और मोनाको से हैं। और अभी इस साल तीसरी जो रेस है ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीत लिया इन्होंने। और आपको याद भी होगा इस साल की जो स्टार्टिंग पहली रेस थी कौन सी? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, उसको भी चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता था। फिर दूसरी हुई थी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था मैक्स वर्स्टपन ने। और अभी तीसरी हुई है ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको फिर से जीत लिया चार्ल्स लेक्लर्क ने। याद रखना, फेरारी के ड्राइवर हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा यूएस और वेस्ट इंडीज़ में।
तो 2024 में होंगे ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और कहाँ पे? यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। अच्छा, आपको याद है अगले साल 2023 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भी होगा, कहाँ पे? भारत में होगा। अभी 2022 में जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, जिसको किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है। उसके अलावा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अभी आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप जिसको जीता था भारत ने, और उसमें कप्तान कौन थे? यश धूल थे। और याद रखना, पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2023 में, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। और विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने। जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है तमिलनाडु ने। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब बताइए कौन 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे यहाँ पे 2026 वाले। लेकिन अगर बात करते हैं वर्तमान में 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये कहाँ पे होने हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इस 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में T20 क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, और इस बार केवल महिला क्रिकेट टीम ही हिस्सा लेंगी इसमें। तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? आंसर होगा जमशेदपुर, झारखंड में। तो ध्यान से सुनना, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन्स आर्चरी टूर्नामेंट ये शुरू हुआ कहाँ पे? झारखंड के जमशेदपुर में। वैसे ये जो खेल है ये 6 चरणों में इसका आयोजन किया जाना है। पहला चरण शुरू हुआ है जमशेदपुर से, और जमशेदपुर में ही आपको टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन मिलेगा, जिसकी स्थापना होती है 1907 में। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण अभी 2022 में होगा कर्नाटक में, जिसका शुभंकर है वीरा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण और 5वां संस्करण 2022 में होगा। चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में, और 5वां भोपाल मध्य प्रदेश में। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा। अभी जो IPL चल रहा है उसमें पंजाब किंग्स के कगिसो रबाडा की गेंद पर छक्का लगाकर T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए इन्होंने, और इस तरह से वे विराट कोहली के बाद इस मुकाम पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। कौन? रोहित शर्मा। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किए गए CEEW के अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की संख्या सबसे अधिक थी? तो आंसर होगा मिजोरम। यहाँ पे CEEW मतलब काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। तो ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में जंगल की आग की आवृत्ति मतलब रिकरिंग मतलब बार बार आग लगना, बार बार होना किसी चीज का, उसके रिकरिंग कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार किसकी बात चल रही है? आग लगने की। तो बार बार आग लगना और उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसमें वृद्धि देखी गई है। तो अभी इसने मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन ए चेंजिंग क्लाइमेट नाम से एक रिपोर्ट जारी की, और उसमें पाया कि पिछले 2 दशकों में जंगल की आग में 10 गुना वृद्धि हुई है, और 62 परसेंटाइल से ज्यादा भारतीय राज्य उच्च तीव्रता वाले जंगल की आग से ग्रस्त है, जिसमें मिजोरम में पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक जंगल में आग लगी है। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा था कि पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की संख्या सबसे ज्यादा थी? तो आंसर होगा मिजोरम। देखो, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, और गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई? तो आंसर होगा 93.6 गीगावाट। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में पवन ऊर्जा क्षेत्र का दूसरा सबसे अच्छा वर्ष था। पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। तो इस रिपोर्ट में आपको 2021 के आंकड़े मिलेंगे, 2021 के डेटा मिलेंगे। तो इस ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। इसमें बताया गया कि 2021 में 93.6 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई थी, जबकि 2020 में ये 95.3 गीगावाट थी। उसी तरह से गीगा मतलब हो गया 10⁹। जैसे मेगा मतलब होता है ना, मेगावाट बोलते हो, तो उसमें मेगा का मतलब क्या हो गया? 10⁶। यहाँ पे गीगावाट है 10⁹। अच्छा, अभी IQ एयर की रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे प्रदूषित देश बताया गया था बांग्लादेश को।
सबसे प्रदूषित कैपिटल बताई गई थी दिल्ली को, और सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था भिवाड़ी को, जो कि अलवर राजस्थान में है। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात बड़े राज्यों में टॉप पर है। गुजरात पहले पे, दूसरे पे केरल, तीसरे पे पंजाब। और अगर छोटे राज्यों में बात करेंगे तो गोवा टॉप पर है, और यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे तो चंडीगढ़ टॉप पर है। और ये जो रैंकिंग है ये किस आधार पर दी गई है कि ऊर्जा एनर्जी कहाँ पर कितनी किफ़ायती यानी कि सस्ती है, और वहाँ पे उसकी पहुँच कैसी है यानी कि अवेलेबिलिटी कितनी जल्दी हो पाती है, इस आधार पर रैंकिंग दी गई है। नीति आयोग, ये योजना आयोग के जगह पे लाया गया था सन 2015 में, तो इसकी स्थापना आप बोलोगे 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार है, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत थे, और पहले सीईओ सिंधु खुल्लर थे। इससे पहले नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 को जारी किया था, जिसमें टॉप पे गुजरात था। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। उसमें टॉप पे कौन है? अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये यूएस का है। तो अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के लिए दुनिया भर में टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अमेरिका का जो अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये टॉप पर है। और आपको बता दूं कि इस लिस्ट में अमेरिका के तो 8 हवाई अड्डे हैं और चाइना के 2 हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हर साल केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अप्रैल को। देखो, सीआरपीएफ की स्थापना तो होती है 1939 में, लेकिन उस समय यहाँ पे सी का मतलब हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। लेकिन 1949 का अधिनियम आता है, उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और सीआरपीएफ 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाता है। और 9 अप्रैल को ही क्यों मनाता है? तो ये बात है 9 अप्रैल 1965 की। गुजरात में कच्छ के रण में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया, और ये पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी थी। उसमें सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सभी 34 सैनिकों का सुपड़ा साफ हो गया था। तो हमारे उन 6 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल सीआरपीएफ अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। अच्छा, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम कुलदीप सिंह है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन? अतुल करवाल। असम राइफल्स के प्रमुख हैं प्रदीप नैयर, और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शिलोंग में, और असम राइफल्स को ही पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है पंकज सिंह, और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के 24वें प्रमुख बने थे अभी वीएस पठानिया। ये भी याद रख लो। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। ये जो पार्किंसन रोग है ये नर्वस सिस्टम में होने वाला एक रोग है जो कई शारीरिक गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसमें हाथों में कपकपी होने लगती है, या पूरे शरीर में अकड़न आ जाए, मूवमेंट का धीमा होना हो सकता है। पार्किंसन बीमारी एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो हमारे दिमाग के उस हिस्से को निशाना बनाती है जो हमारे शरीर को बताता है कि कोई काम कैसे करना है, मतलब जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। और इस बार की थीम क्या रही? इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। और वैसे जो अप्रैल का पूरा महीना है उसे पार्किंसन जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। भारत में गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं के दौरान महिलाओं की पर्याप्त देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का भी जयंती होता है। और आपको बता दूं कि भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश भी है। और मदर से आपको याद आएगा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, वो 21 फरवरी को होता है। और मातृ मृत्यु दर के मामले में टॉप स्टेट कौन सा रहा? केरल। मातृ मृत्यु दर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो।
और केरल टॉप पे, मतलब यहाँ पे मातृ मृत्यु दर सबसे कम है। बढ़ते आगे। अब बताइए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। और 12 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 1961 को। यूएसएसआर से थे ये, और इनके रॉकेट का नाम था वोस्टोक रॉकेट। और अंतरिक्ष में जो पहला उपग्रह गया था, सैटेलाइट गया था, उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1। 1957 में गया था ये भी यूएसएसआर का ही था, ये भी ध्यान रख लो। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? शहबाज शरीफ को। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए। ये जो पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे नवाज शरीफ, उनके छोटे भाई हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? इमरान खान का। और यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है इमरान खान से भी, कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए? इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। और शहबाज शरीफ की पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पाकिस्तान के इतिहास में अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद पर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, उससे पहले उसे वहां से रवाना कर दिया जाता है। बाकी ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बने? रिज अहमद, उनकी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए। और 2022 का अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार जीता रिजवाना हसन ने। बढ़ते आगे। चलिए बताइए यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा मनोज सोनी। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य जो हैं डॉक्टर मनोज सोनी, इनको देश की प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किन को रिप्लेस किया? प्रदीप कुमार जोशी को, मतलब उनकी जगह आए ये। बाकी एसोचैम के नए अध्यक्ष सुमंत सिन्हा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एस राजू, और इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख वीएस पठानिया हैं। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है किसे आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जय शाह को। तो बीसीसीआई के सचिव है ये जय शाह, जिनको आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से अभी नियुक्त कर दिया गया। वैसे जय शाह ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, जिसका हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में। अच्छा, अभी विदेश सचिव नए बने थे, उनका नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। और भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम है विश्वास पटेल। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विकास कुमार। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा किस बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा एचडीएफसी बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। तो विशेष रूप से एचडीएफसी बैंक एकमात्र निजी बैंक था जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। देखो एचडीएफसी बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1994 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन है, जिसका टैगलाइन होता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बाकी अभी आपको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी, उनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार मिला था। और भारत का सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा बना? पेटीएम पेमेंट बैंक। और अभी एक्सिस बैंक की बात करें तो आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता था इसने, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए किस बैंक के एप्लीकेशन ने आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स एसएमई पेमेंट्स के लिए डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 को जीता? तो आंसर होगा इंडसेंड बैंक। तो इंडसेंड बैंक के व्यापारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन, जिसको उत्कृष्ट डिजिटल सीएक्स एसएमई भुगतान के लिए डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 मिला है। ये डिजिटल सीएक्स अवार्ड्स का आयोजन डिजिटल बैंकर के द्वारा किया जाता है, जो एक विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार सेवा प्रदाता है। इंडसेंड बैंक की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। एमडी सीईओ सुमंत कथपालिया हैं। इसका टैगलाइन होता है वी मेक यू फील रिचर। अभी आपको याद होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है संभव, उसको किसने लॉन्च किया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की थी फेडरल बैंक ने। और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को किसने शुरू किया था? फिर
डीबीएस इंडिया बैंक ने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में कौन सी झील को साफ करने के लिए अथवास पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा डल झील। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वे श्रीनगर की डल झील को फिर से जीवंत करने के लिए वहां के नागरिकों की सहायता लेंगे और इसके लिए उन्होंने अथवास पहल शुरू की है। डल झील, इसे श्रीनगर का गहना भी कहते हैं और कश्मीर का मुकुट भी कहते हैं। डल झील से आपको 2 प्रश्न करंट अफेयर्स के याद होंगे। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसी झील पर तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था और उससे पहले देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर ये स्थापित किया गया था डल झील में ही। चलो आप तो ये बता दो, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का लेक है जो आपको मिलेगी उड़ीसा में। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर लेक है जम्मू कश्मीर की। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। और अगर पूछा जाए ना कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है और किस झील पे है, तो इसी झील पे है, लोकटक झील पे। नाम क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में है ये। चलो आप तो ये बताओ, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, साइबेरिया में आपको मिलेगी। और दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कैस्पियन लेक। और दुनिया की सबसे बड़ी अधिक लवणता वाली झील सॉल्टेस्ट लेक वॉन झील टर्की में है। याद रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा HD1 क्या है? आकाशगंगा है। तो अभी जापान के शोधकर्ताओं ने एक नई आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी खोजी है और उसका नाम रखा है HD1। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, इसकी खास बात क्या है? तो ये मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी है, मतलब अभी तक जितनी भी गैलेक्सियां खोजी गई है उनमें सबसे दूरी पर स्थित ये गैलेक्सी है। और पृथ्वी पूछे कि किस गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन नाम से एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल एप्लीकेशन नाम से एक भ्रष्टाचार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके जरिए आम नागरिक भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकेंगे। देखो, उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसकी 2 कैपिटल आपको मिलेगी। इसकी विंटर कैपिटल तो देहरादून है, लेकिन इसकी समर कैपिटल गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर हैं इसके गुरमीत सिंह। चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान। और अभी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? ऋतु खंडूरी भूषण बनी है। और अगर पूछे कि उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो आंसर होगा सृष्टि गोस्वामी। बढ़ते आगे। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ अप्रैल मंथ का ये आपका दूसरा वाला वीक पूरा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में बात करोगे हमने कौन कौन से दिन कवर किए, 11, 12, 13, 14 अप्रैल। अगर पसंद आया सेशन तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि वीडियो को भी आप लोगों का सपोर्ट मिल सके और प्यार मिल सके और हम इसी तरह से इसे कंटिन्यू बनाए रखें। अब इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके लिए आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF पे आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पे। नोटिफिकेशन फिर भी नहीं मिलते तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।